नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ओडिशा में बालेश्वर रेल दुर्घटना का कारण और इसके जिम्मेदार लोगों का पता चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचाव अभियान में शामिल एजेंसियों और लोगों के प्रयासों की सराहना की। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक हैदराबाद में शुरू। उत्तर कोरिया द्वारा मिसाइल प्रक्षेपण के बारे में वास्तविक समय की निगरानी के लिए जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया सुरक्षा संबंध बढ़ाने पर सहमत हुए। अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ओडिशा के बालेश्वर में हुई रेल दुर्घटना के मूल कारणों का पता लग गया है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली गई है। दुर्घटना स्थल पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के आधार पर तथ्यों का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। रेल मंत्री ने यह भी बताया कि बहनागा स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक मालगाड़ी की दुर्घटना इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली में खराबी के कारण हुई। रेल मंत्री ने बताया कि दुर्घटना स्थल पर रेल यातायात बहाल करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और बुधवार तक रेल मार्ग पर आवाजाही फिर शुरू होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री से बातचीत की और दुर्घटना के बाद यातायात बहाल करने के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ बहनागा रेल दुर्घटना स्थल का दौरा किया और वहां रेल यातायात को बहाल करने के लिए जारी मरम्मत कार्यों का जायजा लिया। रेलवे और प्रधानमंत्री राहत कोष द्वारा अनुग्रह राशि की घोषणा के अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज बालेश्वर रेल दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्तियों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गंभीर रूप से घायल यात्रियों के लिए 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज ओडिशा में दुर्घटना स्थल 3 रेलगाड़ियों के घायल यात्रियों को दी जा रही चिकित्सा सहायता का जायजा लिया। सबसे पहले उन्होंने भुवनेश्वर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था का दौरा किया। वहां कुछ देर बाद कटक में SCB मेडिकल कॉलेज जाएंगे। दक्षिण पूर्वी रेलवे का एक आंतरिक निरीक्षित रिपोर्ट में कहा गया है कि शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस को चेन्नई की ओर जाने वाले मुख्य लाइन पर जाने का संकेत मिला था, लेकिन यह गलती से लूप लाइन की ओर मुड़ गया। लूप लाइन में जाना मानवीय इंटरफेस की वजह से हो सकता है। रेलवे अधिकारी की प्रारंभिक जांच में कहा गया है कि ऐसा या तो त्रुटि या लापरवाही के कारण हुआ होगा। शुक्रवार की शाम कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और उड़ीसा के बहनागा स्टेशन के पास एक मालगाड़ी की दुर्घटना पिछले 2 दशकों में भारत की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में ट्रेन त्रासदी के स्थल पर बचाव अभियान में शामिल एजेंसियों और लोगों के प्रयासों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, वह रेलवे की टीमों, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स, स्थानीय अधिकारियों, पुलिस, अग्निशमन सेवा, स्वयंसेवकों और अन्य लोगों से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति की सराहना करते हैं और इसके अलावा वे सभी जो जमीन पर अथक परिश्रम कर रहे हैं और बचाव अभियान को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा, उन्हें उनके समर्पण पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रतिकूल परिस्थितियों में देश के लोगों द्वारा दिखाया गया साहस और करुणा वास्तव में प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा, लोगों के बचाव अभियान में मदद की और कई लोग रक्तदान करने के लिए कतार में खड़े हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि वह ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना पर विश्व नेताओं के शोक संदेशों से बहुत प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा, उनके करुणा भरे शब्दों से शोक संपन्न परिवारों को शक्ति मिलेगी। उन्होंने उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक आज सुबह हैदराबाद में शुरू हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की ओर से भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य ट्रैक का एजेंडा आगे ले जा रहा है।
उन्होंने सभी के लिए उपलब्ध सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मौजूदा वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली और क्षेत्रीय स्वास्थ्य पद्धतियों के बीच तालमेल बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। इससे पहले केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार 2030 तक सभी को स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सदियों पुरानी चिकित्सा पद्धति और प्रौद्योगिकी के विकास ने महामारी के प्रभावों से निपटने में मदद की। स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्री एसपी बघेल ने भी इस अवसर पर अपने विचार साझा किए। 3 दिवसीय बैठक 3 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है, जिसमें स्वास्थ्य आपात स्थिति की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया, सस्ती चिकित्सा सुविधा तथा डिजिटल स्वास्थ्य शामिल है। G20 तीसरे स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक में लगभग 180 सदस्य, 10 आमंत्रित और 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल होंगे। इसके अलावा बैठक में अलग से होने वाला कार्यक्रम में शोध, विकास और नवाचार पर जोर दिया जाएगा। G20 प्रतिनिधि हैदराबाद स्थित जीनोम वैली का दौरा करेंगे और अनुसंधान, विकास और औषधि निर्माण के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि की जानकारी लेंगे। उत्तर कोरिया द्वारा मिसाइल के प्रक्षेपण पर सटीक निगरानी के लिए जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया अपने अपने सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। ये तीनों देश इस वर्ष के अंत तक इससे जुड़े आंकड़ों को आपस में साझा करने की प्रणाली शुरू कर देंगे। इस त्रिपक्षीय समझौते पर शनिवार को सिंगापुर में हुए बैठक के दौरान सहमति बनी। इस बैठक में जापान के रक्षा मंत्री हामादा यासुकाजू, अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ली जांग सूप शामिल हुए। यह बैठक सांग्रीला डायलांग से इतर आयोजित की गई। बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में तीनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने उत्तर कोरिया के हाल के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के दावे की निंदा की। उत्तर कोरिया का यह मिसाइल प्रक्षेपण परीक्षण संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का घोर उल्लंघन है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन 2 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी महीने होने वाली अमेरिका यात्रा से पहले द्विपक्षीय सामरिक संपर्क बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और श्री ऑस्टिन के बीच कल बैठक होगी। इसमें रक्षा सहयोग से जुड़ी विभिन्न नई परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। श्री ऑस्टिन का यह दूसरा भारत यात्रा है। इससे पहले श्री ऑस्टिन मार्च 2021 में भारत आए थे। वहीं जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस भी 4 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और श्री पिस्टोरियस के बीच रक्षा सहयोग से जुड़ी मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए द्विपक्षीय बैठक होगी। इस बैठक के अलावा श्री पिस्टोरियस नई दिल्ली में रक्षा स्टार्टअप के उद्यमियों से मिलेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल देर रात सूरीनाम और साइबेरिया की अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए रवाना हो गई। राष्ट्रपति यात्रा के पहले चरण में सूरीनाम पहुंचेंगी। सूरीनाम पहुंचने के बाद कल भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ से जुड़ी समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और लोकसभा सांसद रमा देवी भी राष्ट्रपति के साथ इस यात्रा पर गई है। दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 से 9 जून तक साइबेरिया की यात्रा करेंगे। भारत के किसी भी राष्ट्रपति का यह पहला साइबेरिया यात्रा होगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने विकासवाद के सिद्धांतों और आवर्त सारणी को पाठ्यक्रम से हटाने वाली खबरों को गलत और भ्रामक बताया है। NCERT ने कई ट्वीट में कहा है कि आवर्त सारणी को विद्यालयी पाठ्यक्रम से नहीं हटाया गया है। 11वीं कक्षा की किताब में इसे तीसरी इकाई में विस्तार से दिया गया है। 12वीं कक्षा में विकासवाद के सिद्धांतों को अध्ययन 6 में विस्तार से समझाया गया है, जिसमें विकास और चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों के बारे में भी दिया गया है। NCERT ने कहा है कि मीडिया में विकास और आर्थिक सारणी को पाठ्यक्रम से हटाने के बारे में कई खबरें चल रही है जो पूरी तरह से
तर्थहीन है। इसी के साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।